जय हिंद एवरीवन। सो आप रेगुलरली न्यूज़ के अंदर सुन रहे हो कि पाकिस्तान की ओर से एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है वॉर को लेके। पाकिस्तान काफ़ी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे वॉर स्टार्ट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आजकल यानी कि रिसेंटली 1-2 दिन पहले से ही ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है अब चीज़ें। ड्रोन्स आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिसाइल्स आ रही है पाकिस्तान की ओर से। एज पर द न्यूज़ है ना, हमें पता चल रहा है ये सारी चीज़ें। और रिसेंटली अभी सिरसा के अंदर जो मिसाइल आई थी, मतलब मिसाइल आ रही थी 140 किलोमीटर समथिंग की रेंज में एज पर द न्यूज़, तो उसे मार गिराया है बाय द एयर स्ट्राइकर। तो वो उसका जो मलबा है वो सिरसा में आके गिरा है ना। तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन क्रिएट हो चुका है इस तरफ के साइड पे, तो बॉर्डर के साइड पे तो, और पूरे इंडिया के अंदर भी है ना। लेकिन यस, हम रात भर अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो हमारे जो जवान हैं वहाँ पर हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम रात को आराम से सो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि भाई हमारी ओर वो मिसाइलें आने वाली थी। ठीक है, हमें सुबह उठ के पता चलता है कि हमारी ओर मिसाइलें आने वाली थी और वो उन्हें मार गिराया है हमारे जवानों ने। सो अ वेरी बिग सल्यूट टू देम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है ऑन फुल स्केल तो इसके क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं इंडिया के ऊपर, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर क्या ऐसे प्रभाव पड़ेंगे जिससे हर एक व्यक्ति इंडिया का प्रभावित होगा। इंडिया का हर एक व्यक्ति प्लस में इंडिया एज अ होल इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर। तो क्या ऐसे इम्पैक्ट्स हैं, हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो हे एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल ड्यू कॉमर्स। सो लेट अस नाउ स्टडी, लेट अस नाउ सी कि भाई क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो ये वीडियो किस बच्चों के लिए, किन लोगों के लिए है? ये वीडियो सभी लोग दे सकते हैं जो इंडिया के नागरिक हैं, जिन्हें ये समझना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है तो क्या हमारी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे रिएक्ट करेगी, क्या होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हर एक वो व्यक्ति देख सकता है जिसको जानने की इच्छा है, जिसको समझने की इच्छा है, जो अपनी इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर जानना चाहता है कि अगर वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें दो प्रकार के इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे। दो प्रकार के, एक तो या तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे और या फिर कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होंगे। मैंने यहाँ पर इन दोनों इम्पैक्टों को, मतलब इम्पैक्ट्स को, प्रभाव को दो नजरियों से देखा है, दो नजरियों से परिभाषित किया है। पहला है डायरेक्ट इम्पैक्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। पहले हम समझते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की फुल ऑन वॉर होती है, फुल स्केल पे वॉर होती है, तो क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगी हमारे इंडिया के ऊपर। ये आप लोग डायरेक्टली एक तो बता भी सकते हो कि कुछ कुछ इम्पैक्ट हमारे जो पड़ने वाले हैं कि भाई महंगाई बढ़ जाएगी, ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा, वगैरह वगैरह। इनको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज एन एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग, हमारा ये मोटिव होता है, हमारा ये धर्म भी है कि भाई हम आराम से समझें, पढ़ें, लिखें और हमें पता हो कि ये अगर सिचुएशन हो रही है तो ये क्यों हो रही है ना। उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारा यहाँ पर मेन मोटिव होगा, समझना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो। तो पहला जो इम्पैक्ट है हमारा डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर आ रहा है वो क्या है कि मिलिट्री को पैसा चाहिए रहता है तो डिफेंस की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी। डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पैसा अब कहाँ पर जाएगा? डायरेक्टली पैसा जाएगा इंडियन मिलिट्री को। इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली हमारे ऊपर वो आएगा ट्रेड डिस्रप्शन। जो भी हमारा ट्रेड हो रहा था इस तरफ से, इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो जो भी ट्रेड इस तरफ से हो रहा था हमारा, तो वो ट्रेड नहीं हो पाएगा एज सच, दिक्कतें आएगी, है ना। जो एयर से ट्रेड हो रहा था इस तरफ से, तो वहां पर हमारे पास दिक्कत आने वाली है। ठीक है, एज अ होल हमारे पास दिक्कत आएगी। तो वो क्या ऐसे है, क्या है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ एक समरी काइंड ऑफ व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा। अब ये मार्केट कौन सा है? जो हमारा इन्वेस्टर्स लोग होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या इंडिया वाले बाहर इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, मार्केट वॉलेटिलिटी, लेकिन मेरा मोटिव आज का ये है कि अगर इसको कोई ऐसा व्यक्ति भी देख रहा है जो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसने सिर्फ 12वीं कर रखी है अपनी, तो वो भी इन सारे सिचुएशंस को समझ पाए, इन सारे इम्पैक्ट्स को समझ पाए डीप डाउन, और कैसे इकोनॉमी बिहेव करती है वो भी समझ पाए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। पहला हमारा आ जाएगा कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है, हमारा जो खर्चा है जो डिफेंस वालों को जाता है, वो स्पाइक कर जाएगा। स्पाइक करने का क्या मतलब है? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यस, व्हेनेवर अ वॉर स्टार्ट्स,
सबसे ज़्यादा फाइनेंस, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है कहाँ पर? वॉर के अंदर। वॉर को फाइनेंस करने में पैसा जाता है। अब मान के चलो हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स आने थे। गवर्नमेंट सोच रहा था कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड था। अब वहां पर जो पैसा लगना था, अब एक बारी के लिए यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, गवर्नमेंट का खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें वॉर जीतनी है, हमें वॉर को रोकना है या हमें वॉर जीतनी है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सारे इसेंशियल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, चाहे हम वो इंपोर्ट करें या खुद बनाएं, बट हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन तक वो चीज़ें पहुंचाई जाए। तो उसके लिए खर्चा हमारे गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है अभी यहां पर। ठीक है, वॉर को फाइनेंस करने के लिए खर्चा बढ़ गया। ठीक है, डन है। ये चीज को आपने एक बारी के लिए ध्यान में रखना है, इसका इंपैक्ट आगे भी आने वाला है। अब थोड़े नाम पढ़ते हैं। ये नाम क्या लिखा हुआ है? ये उन बच्चों के लिए है या उन बड़े लोगों के लिए है जो जिन्होंने इतना अभी तक पढ़ा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो इतना अच्छे लेवल का पढ़ नहीं पाए हैं, बट उनके जानने की, समझने की क्षमता अभी है और वो जानना चाह रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है गवर्नमेंट के खर्चे को, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में गवर्नमेंट का राजस्व, गवर्नमेंट का रिवेन्यू। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, रिवेन्यू को खर्चों में से माइनस कर देते हैं। और रिवेन्यू में से हम रिवेन्यू में ऐड नहीं करते हैं क्या? हम रिवेन्यू में क्या ऐड नहीं करते हैं? हम रिवेन्यू में बोरोविंग्स को ऐड नहीं करते हैं। बोरोविंग्स, अब ये बोरोविंग्स क्या होती है? उधारी, जो हम बाहर से लेते हैं, कहीं से लेते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, तो अगर गवर्नमेंट पैसा उठाए बाहर से, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है, खर्चा करना है, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में सुना कि पाकिस्तान को आईएमएफ के तरफ से 1 बिलियन समथिंग का लोन प्रोवाइड हो चुका है, आई मीन इजाज़त मिल चुकी है। तो वही वाला सीन है बोरोविंग्स। यहाँ पर हम इसमें से एक बारी के लिए गवर्नमेंट के रिवेन्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका फिस्कल डेफिसिट जो होता है, जो किसके बीच का गैप है? खर्चे माइनस में जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, जिसके अंदर से हम एक्सक्लूड करते हैं बोरोविंग्स, ये आपका बढ़ने लगता है। यानी कि आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगता है। आपका खर्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट को कम रखना चाहिए, कम करना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? वहां पर बोरो करना शुरू करेगी। क्या करेगी? एक इलाज है कि भाई उधारी लो, बोरोइंग करो, और एक इलाज है कि भाई अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आगे जाकर टैक्स वगैरह इंक्रीज करो, ताकि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रेवेन्यू इंक्रीज हो। तो ये तो बाद की बात है। अभी बात हो रही है कि वॉर होगी तो क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होने वाले हैं। ये टैक्स बढ़ना, ये तो बाद की बातें हैं, जब गवर्नमेंट रिकवरी चाह रही होगी अपनी इकोनॉमी की, है ना। तो लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट हमारा क्या आ जाएगा कि हमारे खर्चे बढ़ने लगेंगे, हमारे यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, हमारे बजट डाइवर्ट होने लगेंगे। जहां पर पैसा लगना था अभी वहां पर नहीं लगेगा, वो चीज पोस्टपोन होंगी और हमारा पैसा डिफेंस की ओर जाएगा। इतना समझ में आता है? बहुत आसानी से आपने समझा, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा इंपैक्ट देखते हैं, डिस्रप्शन इन ट्रेड। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, लेकिन उसमें मैं बाद में आता हूँ, उस एग्रीमेंट में मैं बाद में आता हूँ। पहले हम समझते हैं डिस्रप्शन इन ट्रेड क्या है। अगर इसको सरल भाषा में समझा जाए तो ये है कि भाई हमारी ट्रेड में मंदी हो गई है, हमारा जो बिजनेस वगैरह चलता है उसमें मंदी हो गई है। अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, उसमें मंदी हो गई है। जो होता है ना, हिंदी में निर्यात बोलते हैं, आयात बोलते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चारों चीज़ें कम हो जाएगी। इंपोर्ट बेसिकली बढ़ सकता है अगर, लेकिन वो मिलिट्री वाली चीज़ों का बढ़ सकता है, अभी उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। ये बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ, व्यापार वाली चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की। सी, एक सेकेंड कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। यस, तो डिस्ट्रप्शन इन ट्रेड होगा। जो ट्रेड रूट्स है हमारे, रूट्स यानी कि जो ट्रेड वाले जहां से चीजें आती है, अगर हमारा सी रूट है, वाटर वाला रूट है, या फिर हमारा एयर रूट है, वो प्रभावित होगा। अगर वो पाकिस्तान वाले एरिया के साइड में है तो वहां से दिक्कतें आने वाली है ना। हमारा बहुत आराम से, बहुत टाइम से नहीं पहुंच पाएगा जो माल हम तक पहुंचना था और जो यहाँ से आता था। वैसे तो मेजरली वहां से नहीं आता था, बट फिर भी हमारे जो रूट्स होंगे वो इम्पैक्ट होंगे। जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में सुना है कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं
इस तरफ के, ठीक है, बॉर्डर साइड के एयरपोर्ट जो है वो बंद हो चुके हैं 27 या 24 मई तक। मोस्ट प्रोबेबली इसको बढ़ाया जाएगा अगर एस्केलेशन होता है, अगर पाकिस्तान की ओर से एस्केलेशन होता है टूवर्ड्स द वॉर, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी के लिए यहाँ तक के लिए 27 मई तक के लिए आपके ये एयरपोर्ट्स बंद हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रप्शन इन ट्रेड होगा, सप्लाई चेन आपकी बिगड़ेगी, ठीक है, सप्लाई चेन बिगड़ेगी। एसेंशियल गुड्स एंड रॉ मटेरियल सप्लाई चेन्स में फेस इंटरप्शंस कॉजिंग इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स। यानी कि सप्लाई चेन बेसिक है क्या, बेसिक चीज है क्या आपका, वही है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से आपका जो माल है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, आप तक पहुंचता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें जाती है। तो ये सारी चीजों पर प्रभाव देखने को हमें मिलेगा। थर्ड डायरेक्ट इंपैक्ट जो होगा वो होगा इन्वेस्टरों के माइंड पर, इन्वेस्टरों के परसेप्शन पर, इन्वेस्टरों का नजरिया चेंज होगा, परसेप्शन चेंज होगा। मान के चलो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, मान के क्या चलो इंडिया है, इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है ना। इंडिया को क्या बोला जाता है, एक इमर्जिंग नेशन बोला जाता है। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा रिसेंटली क्या हुआ है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, एप्पल हो गया, HP, डेल वगैरह हो गया, ये सब हो गया, इन्होंने चाइना से निकाल लिया है अपना बिजनेस, ऐसा बोल सकते हैं, और इंडिया में डालना चाह रहे हैं। वो चीज़ अप्रूव भी हो चुकी है, मैंने ये किसी वीडियो में देखा था। सो यस, अब चाइना से चीजें जा रही है, बाहर जा रही है, चाइना से चीजें बाहर जा रही है और इंडिया के अंदर आ रही है, बिकॉज माना क्या गया है कि भाई इंडिया एक इमर्जिंग नेशन है, इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है बहुत तेजी से, और इंडिया ग्रोइंग नेशन है। तो यहाँ पर चीजें अब आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, यानी कि परसेप्शन अब क्या बन रहा होगा इन्वेस्टरों के माइंड पे। अब सोचो जरा, इन्वेस्टरों के माइंड पे बन रहा होगा कि भाई इंडिया इज एन इमर्जिंग नेशन, लेट अस इन्वेस्ट इन इट। अब वहां पर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। तो इन्वेस्टर लोग क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, और वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। तो इंडिया के अंदर क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया इस सिनेरियो की बात, जब ऐसा हो रहा है कि भाई इंडिया की इमर्जिंग नेशन है वगैरह वगैरह। अब आती है वॉर की खबर, अब होता है यहाँ पर सिस्टम चेंज, परसेप्शन चेंज, नजरिया चेंज। इन्वेस्टर लोग अब क्या करेंगे, इन्वेस्टर लोग सोचेंगे ये जो इंडिया वाला जो रीजन है, ये अब एक कन्फ्लिक्ट रीजन बन चुका है। अब ये कन्फ्लिक्ट रीजन क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट रीजन यानी कि जहां पर इंस्टेबिलिटी है, जहां पर इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस अब बढ़ने लग रहे हैं। स्टेबल नहीं है अब इंडिया किसी भी नजरिए से, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अब कम होगी, जिन्होंने यहाँ पर पैसा डाला होगा वो वापस लेकर जा रहे होंगे। तो यानी कि इंडिया में से क्या होने लगेगा, इंडिया में से कैपिटल आउटफ्लो होने लगेगा, कैपिटल आउटफ्लो, इंडिया में से कैपिटल आउटफ्लो होने लगेगा, जो आपके डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी करेंसी पे, आपके रुपये की वैल्यू पे इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। इन्वेस्टर विड्रॉ करने लगेंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी है बड़ी बड़ी, मान के चलते हैं निफ्टी 50 हो गया, तो निफ्टी 50 का क्या मतलब है, 50 ऐसी बड़ी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे नजरिए से 50 ऐसी बड़ी कंपनी जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, और जो लिस्टेड है, तो निफ्टी 50 वो होता है। अब उनके भी शेयर्स वगैरह कम होंगे, क्योंकि उन्हीं में तो इन्वेस्टर लोगों ने पैसा अपना डाला हुआ था, अब वो लेकर जा रहे हैं पैसा, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो निफ्टी 50 गिर जाएगा एकदम से, तो स्टॉक मार्केट में उथल फुथल हो सकता है, ये भी एक इम्पैक्ट आएगा। FDI स्लो डाउन हो सकता है, जो जैसे अब कोई कंपनी आना चाह रही थी इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल टेस्ला, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा बहुत पहले, ठीक है। अब मान के चलो टेस्ला आने वाली थी इंडिया के अंदर, बट ड्यू टू वॉर अब वो भी पोस्टपोन हो जाएगा, मे बी कैंसिल हो जाए, ऐसा सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। तो FDI आपकी स्लो डाउन हो जाएगी, ये भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। उसके बाद एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो कि हर एक कंज्यूमर पर जाएगा, हम जैसे लोगों पर जाएगा, मिडिल क्लास फैमिली पर जाएगा, हर एक कंज्यूमर पर जाएगा, वो होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मुद्रास्फीति की जो प्रेशर रहेगा यहाँ पे, चीज़ों का बढ़ जाना, महंगाई बढ़ जाना, वो प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये जो PPT बनाई है ये मैंने गामा AI से बनाई है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये बस मैं बता रहा हूँ जहाँ से मैंने बनाई है, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं फ्री में कुछ टाइम तक PPT वहाँ से, ठीक है। एनीवेज, सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, कैसे देखने को मिलेगा, देखो
वॉर को फाइनेंस करने के लिए क्या चाहिए रहता है भाई? पैसा चाहिए रहता है। अब इंडिया में वॉर हो रही है, इंडिया की वॉर हो रही है, तो पैसा चाहिए रहेगा, रुपी चाहिए रहेगा, तो रुपी को छापा जाएगा। ठीक है, रुपी को छापा जाएगा, जिसका मतलब ये है मनी सप्लाई बढ़ेगी इंडिया के अंदर। मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी, मनी सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन रहता है पी से, प्राइस से, तो प्राइस बढ़ने लगेगा नॉर्मली। ये एक इम्पैक्ट हो गया, एक इम्पैक्ट, एक नजरिया हो गया कि भाई अगर पैसा बढ़ेगा इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन आएगी। दूसरा इम्पैक्ट होगा ऑयल का, ऑयल रिलेटेड चीजों का, डिमांड रिलेटेड चीजों का। अगर ऑयल इंपोर्ट, देखो अब इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो रुपी है ना वो वीक हो जाता है। जहां पर $1 हमें 70 रुपए का मिल रहा था, आज के टाइम पे $1 हमें कितने रुपए का मिल रहा है? $1 हमें मिल रहा है 86 रुपीज समथिंग का, है ना। तो अब हमारे पैसे की वैल्यू, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो चुकी है, परचेजिंग पावर हमारे पास नहीं है उतनी जितनी पहले हुआ करती थी। तो इससे क्या होगा, अब हम लोग अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो हमें ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो हमारे इंपोर्ट महंगे बन जाएंगे। ठीक है, और जो इसेंशियल चीजें होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी ही करनी है भाई जिंदा रहने के लिए, तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी हमारे लिए। जैसे कि ऑयल, अगर वो चीज महंगी हो जाएंगी और बट हम फिर भी खरीद रहे हैं उन्हें क्योंकि वो इसेंशियल चीज है, तो उसके बाद उसका जो प्रेशर जाता है वो जाता है कंज्यूमर्स पे, एंड कंज्यूमर्स पे, तो उन पर प्रेशर आएगा। यानी कि यस, हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारे जो प्राइसेस हैं सारी चीजों के, वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, और देखो एक और नजरिया ये है कि डिमांड इंक्रीज होती है। आपने जैसे ऐलान कर दिया कि भाई कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन वगैरह लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने लगेगी क्योंकि लोग चाहेंगे स्टॉक करके रखना चीजों को, तो डिमांड बढ़ेगी एकदम से डिमांड बढ़ेगी। उस चीज की सप्लाई उतनी नहीं है क्योंकि एकदम से डिमांड बढ़ी है, तो वहां पर प्राइसेस दोबारा से राइज कर जाएंगे। अब शॉर्टेज हो जाएगी भाई चीजों की, हमारे इंडिया के अंदर चीजों की शॉर्टेज होगी, दाम बढ़ेंगे, फिर से ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें वहां पर उत्पन्न होंगी। तो बड़े बड़े इसके इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हमने देखा, डायरेक्ट इम्पैक्ट। और डायरेक्ट इम्पैक्ट कौन सा होगा, जो मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया था कि हमारी रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारा रुपये वीक हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाएंगे। अब हम लोग जो चीज 100 रुपए में खरीद पा रहे थे उसे हम 150 रुपए में खरीद पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। इसके इम्पैक्ट हमारे पड़ेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी, वो भी हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे हमारा, रिजर्व कह रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज पे हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर रुपया बहुत ज्यादा तेजी से वीक हो रहा है तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, गवर्नमेंट दखलंदाजी करेगी और रुपये को बचाना चाहेगी। कैसे बचाएगी, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करेगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो उसके पास मेंटेन रखा हुआ था, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसके पास डॉलर रखे हुए हैं यहाँ पर, तो वो क्या करेगी, इस डॉलर को सप्लाई कर देगी मार्केट के अंदर, ताकि डॉलर के अगेंस्ट हमारी रुपए की वैल्यू जो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही थी वो एक बारी के लिए स्टेबल हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री के कम होने लगेंगे। ठीक है, मतलब वही है, एक जगह पे बचाया जा रहा है तो दूसरी चीज को छोड़ा जा रहा है, तो है दिक्कत होगी, है ना। हमारी पॉलिसी में चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना एक आसान बात नहीं है, तो आरबीआई अलग अलग चेंजेस लेकर आएगी। जैसे कि अभी चेंजेस अगर लेकर आने थे आरबीआई को, वो लेकर भी आई है। हमारा सीआरआर को उन्होंने कम किया है ना, सीआरआर को कम किया था, और अभी एक और चीज को कम किया था, आई डोंट रिमेंबर इट, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस चीज से क्या हो रहा था, आरबीआई चाह रही थी कि भाई डिमांड इंक्रीज हो जाए, इंडिया के अंदर डिमांड इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डिमांड अभी स्लगिश चल रही थी इंडिया में, इकोनॉमी में डिमांड बड़ी स्लगिश चल रही थी। तो इन्होंने ये वाली चीज कम करी ताकि लोगों तक, कंज्यूमर्स तक पैसा पहुंचाया जाए, ताकि कंज्यूमर्स और डिमांड करे, और बिजनेसेस तक भी पैसा पहुंचाया जाए ताकि अच्छे से बिजनेसेस ग्रो करे और नए नए बिजनेसेस आए। तो ये वाली चीज भी इंपैक्ट होगी, यानी कि यस, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स पर काफी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल करना इन्फ्लेशन और हमारी इकोनॉमी को स्टेबल बनाने रखने के लिए पॉलिसी में इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं। यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है हमारी ऑन फुल स्केल, तो कोई ना कोई इनडायरेक्ट इंपैक्ट देखने को हमें मिलते हैं इकोनॉमिक पे। वो क्या होगा,
पॉलिसी रीप्रायोरिटाइजेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमारे पास कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए था। अब ये चीज़ को डीले कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा डीले, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और पैसा कहाँ लगाया जाएगा? आपकी इसेंशियल चीज़ों के ऊपर, ठीक है, इसेंशियल चीज़ों के ऊपर लगाया जाएगा, जैसे कि मिलिट्री को फाइनेंस करना। तो वेलफेयर स्पेंडिंग जो हुआ करती थी, जो सोशल वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए जो स्पेंडिंग हुआ करती थी, एक बारी के लिए उसको रोका जाएगा और पैसे कहाँ डाइवर्ट कर दिए जाएंगे? ये आपके मिलिट्री वगैरह पे डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। इसके और इनडायरेक्ट प्रभाव भी हैं। इंश्योरेंस सेक्टर पे प्रभाव आएगा। अब बमबारी के कारण आपके घर भी टूटेंगे, ये सब होगा, दिक्कतें होंगी। तो अगर किसी ने लोन करवा रखा हो या फिर इंश्योरेंस ले रखा हो, ये सारी चीज़ें, तो इंश्योरेंस सेक्टर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी क्लेम्स आएंगे फिर वहाँ पर, इंश्योरेंस क्लेम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम्स देखने को मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को घाटा होने लगेगा अगर हम एक नज़रिए से देखें। और इसके लिए भी, उसके बाद भी गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे देखो वर्ग है, हमें पता है हमारे पास वर्ग है, रिचर सेक्शंस हैं भाई सोसाइटी के अंदर, मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जैसे नॉर्मली पुअर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर, तो इन सेक्शन को बचाने के लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट बेल आउट्स भी देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं देती है चीज़ें, गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेकर हमें चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। तो उन इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो चीज़ें हम तक पहुंचाई जा सके। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोबारा से इंक्रीज होगा, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो फिस्कल डेफिसिट दोबारा से बढ़ा। ये लॉन्ग टर्म के लिए औखा काम हो जाएगा, क्योंकि बोरोइंग्स को हटाना, कम करना बड़ा औखा काम है, जिसका एंड कंज्यूमर पर आगे जाके प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे अगर वॉर होती है तो इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट थे, क्या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट थे। तो इन सारी चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे हम। हाँ, एक और इम्पैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, टूरिज्म पे इम्पैक्ट आएगा। यस, हमारे जो ऐसे एरियाज हैं जो हाई अलर्ट पे हैं, वहाँ पर जो टूरिज्म हुआ करता था वो कम हो जाएगा। बेसिकली पूरे इंडिया पे टूरिज्म का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एविएशन चैलेंजेस होंगे, जैसे कि आपको पता ही है 27 या 24 मई तक अभी तक कुछ सर्टेन एयरपोर्ट्स बंद हैं, तो उनको लॉस हो रहा है, वो वाला हमें देखने को मिलेंगे चैलेंजेस। तो यस, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी हैं, ठीक है। तो इनको मिटिगेट कैसे किया जाए, इनको रोका कैसे जा सके, या फिर ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं इन्हें कम कैसे किया जा सकता है, वो हम पढ़ते हैं। हमें फिस्कल रिस्क्स को कम करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा स्पेंडिंग को। गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं ना, गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है, जिसे हम खर्चा भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इसको बड़ा ध्यान से खर्च करना पड़ेगा। जो आपने रिजर्व मेंटेन करके रखे पड़े हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशन के लिए, उन्हें भी बड़ा ध्यान से खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट को प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें अपना एक्शन लेना पड़ेगा, खर्चे वगैरह करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हम लोग एक बैलेंस वे में एक मतलब इंडिया की इकोनॉमी को एक स्टेबल वे में आगे बढ़ा सकते हैं और निकाल के लेकर जा सकते हैं चीज़ों को। इंडिया को क्या होना पड़ेगा? रिजीलियंट होना पड़ेगा। अब ये रिजीलियंट क्या शब्द आ गया जी? रिजीलियंट या रिजीलियंस का मतलब ये है कि कौन एक ऐसा नेशन, अगर मैं यहाँ पर नेशन की बात करूँ, कौन सा ऐसा नेशन जिसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा है, कुछ भी शॉक आया है उस पर, तो उस शॉक को कितनी अच्छे से एब्जॉर्ब करके कितनी अच्छे से उभर कर आता है, उसे बोलते हैं रिजीलियंट या रिजीलियंस होना। तो इंडिया को रिजीलियंट होना पड़ेगा, एंड यस, इंडिया इज रिजीलियंट, है ना। इंडिया है, इंडिया बहुत अच्छे से शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है और वहां से बाहर आ सकती है, ठीक है। इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि स्टिल इंडिया इज अ स्टेबल नेशन, चाहे वॉर हो या ना हो, स्टिल इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, रिकवरी यहाँ पर बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है। प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, जो ऐसी सोसाइटी है, जो ऐसे लोग हैं जो इनके पास पैसा कम होगा, महंगाई के कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स वगैरह लेकर आनी पड़ेगी, लेकर आनी भी चाहिए। गवर्नमेंट इज द ओनली थिंग हु कैन हेल्प दोज वर्क ऑफ सोसाइटी, है ना। डन। इन शॉर्ट, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलना चाहता हूँ वही जो आपने न्यूज़ में सुना होगा, यूके वाला, इंडिया यूके जो
ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो यस ऐसी ऐसी डील्स करो जिससे ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बनी रहे, आपकी इकोनॉमी के अंदर चीज़ों की, इसेंशियल चीज़ों की कमी कभी भी ना आ पाए। ठीक है, सो दिस इज इट बाय माई साइड एवरीवन। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी। इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा इंडिया की अगर वॉर होती है, तो फुल स्केल वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो क्या हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, वो हमने इस वीडियो के थ्रू जाना। आई होप सो एक एक व्यक्ति तक ये चीज़ पहुंची है और वो लोग अपने फाइनेंस को, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे और यूज़ के अंदर लेकर आएंगे, ताकि वो कुछ दिन सस्टेन करके रख पाए खुद को और अपनी फैमिलीज वगैरह को। तो आई अर्ज टू द नेशन कि अपना ख्याल रखें, अपने सपोर्टर्स को, अपने नेशन की आर्मी को सपोर्ट करें जितना आप लोग कर सकते हैं, गलत चीज़ों को ना फैलाएं, अपना जितना काम हो सकता है उतना काम लें। ठीक है, उतना काम रखें अपने माइंड को, और अपने जो रिलेटिव्स रहते हैं बॉर्डर की साइड पर उनको अपनी ओर लेकर आए, अपनी ओर बुलाएं। अगर आप लोग इस तरफ रहते हैं जहाँ पर वॉर का अभी तक कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, तो अपनी ओर बुलाएं उन्हें, ताकि उनकी सेफ्टी इंश्योर हो पाए। अगर कोई नहीं है रिलेटिव्स, तो मैं गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूँ कि उनको सेफ प्लेस प्रोवाइड हो। अगर वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उन्हें एक सेफ्टी मेजर प्रोवाइड हो, एक सेफ प्लेस प्रोवाइड हो रहने के लिए और अपने आगे की ज़िंदगी बिताने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप सो कि सिचुएशन काफ़ी सही होगी आगे जाकर, और हम जीतेंगे एज ऑलवेज, जैसे हमने पहले जीता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज ऋतिक एंड ऋतिक इज साइनिंग ऑफ। जय हिंद।